जो बेरोजगार दलित है हम्म। उसके दोनों हाथ काम नहीं करते हैं, दोनों पैर नहीं काम करते हैं, दिमाग कितना काम करता है पता नहीं, लेकिन जुबान बहुत काम करती है। जुबान कैंची की तरह से चलती है। हाँ, ये करेंगे, वो करेंगे, ये लड़ाई, वो लड़ाई, जाना है परसों रैली में, दिखा देना है इनको, वो कर देना है, और हम्म। शाम को 100 रुपए कमा कर नहीं ला रहे हैं। कि बिल्कुल। अगर कोई दलित 25 साल का हो गया है और फिर भी यह तय नहीं कर पा रहा है कि नौकरी नहीं मिली तब क्या करें, हम्म। 100 में से 90 दलित दलित समाज पर एक तरह से भार हैं, क्योंकि उनकी क्षमता का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। जो दलित नहीं पढ़ पाया वह तो शहरों में आता है, कोई भी काम कर लेता है, उसे कोई शर्म नहीं आती है कोई काम करने में। पर जो दलित बीए, बीएड, बीटीसी, एमए वगैरह कर लिया है, हम्म। इस श्रेणी का दलित न तो इधर का है न तो उधर का, मतलब न तो सरकारी नौकरी में जा पा रहा है हम्म। और न तो वह मजदूरी का काम कर पा रहा है जो अनपढ़ दलित कर पा रहा है। हम्म। तो वर्तमान समय में दलितों के साथ जो है भेदभाव हो रहे हैं, उनको दलितों को जो है क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ जो है चंद्रभान प्रसाद जी हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अमर हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। सीधे चलते हैं चंद्रभान प्रसाद सर से, जानते हैं कि आज के समय में दलितों के सामने क्या चुनौतियां हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, चंद्रभान प्रसाद। जय भीम। जय भीम थैंक यू। सर। क्या चुनौतियां हैं आखिर दलितों के साथ? दलितों के साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं, पर जो सबसे बड़ी चुनौती आज के समय दलितों के सामने है, हम्म। वह दलित यूथ के एनर्जी का अंडर यूटिलाइजेशन। मसलन कोई बिजली बनाने की प्लांट है या स्टील बनाने की प्लांट है कि 10,000 टन स्टील डेली बनेगा और हम्म। वहां पर 1 किलो स्टील बन रहा है, तो इसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। तो जो दलित यूथ है, जो दलित इंसान है, हम्म। उसकी क्षमता का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। यानी दलित एक इंसान होने के नाते जो हम्म। कुछ उसे करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। मसलन 25 साल की उम्र तक हम्म। किसी भी व्यक्ति को दुनिया में हम्म। यह पता हो जाना चाहिए कि उसे क्या करना है, या कहीं न कहीं नौकरी है, सरकारी है, प्राइवेट है, बिज़नेस है, खेती-बाड़ी कुछ भी है, हम्म। उसको उसमें सेटल कर जाना चाहिए। हम्म। इसके बाद हर साल जो उनका जीवन है, वह मनुष्यता को जस्टिफ़ाई नहीं करता है, चाहे दलित हो, चाहे गैर दलित हो। चूँकि दलितों के साथ जो अत्याचार का इतिहास है, शायद दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, और जिस तरह के अत्याचार हुए हैं, तो दलित यूथ को उसी प्रोपोर्शन में इरप्ट करना चाहिए, जितना उसके ऊपर इतिहास ने दुर्व्यवहार किया है। तो अब तो 40 साल की उम्र तक लोग नौकरी ढूँढ रहे हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि अगर 100 दलित बीएड या बीटीसी कर लिए हैं, तो शायद अधिक से अधिक 10 को सरकारी नौकरी मिलेगी। यानी 1 लाख में से 10,000 लोगों को। हो सकता है थोड़ा बहुत संख्या आगे पीछे हो सकती है। हम्म। बाकी लोगों को कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है। अब इसका आप देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट 19 साल की उम्र में अपनी कंपनी खोल लिए। फेसबुक के फाउंडर जो है 20 साल की उम्र में अपनी कंपनी खोल लिए। हम्म। तो दलित 40 साल तक जो नौकरी ढूंढ रहा है,
तो 25 साल के बाद हर दिन जो वह जी रहा है, वह अपनी दलित मनुष्यता को वह जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। और हम मान लें कि कोई छोटा-मोटा काम करके 1000 रुपया वह प्रतिदिन घर दलित नौजवान ला सकते हैं, जो कि नहीं ला रहे हैं। तो 25 साल की उम्र तक तो पढ़ाई किया, नौकरी ढूँढा, मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो बेरोजगार बन गए। अब 1000 रुपए 15 साल तक को लॉस कर रहे हैं। तो 1 महीने का 30,000 रुपए का लॉस हुआ अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से। 12 महीने में 3,65,000 का नुकसान हुआ और 15 साल में 54 लाख का नुकसान हो गया। तो 54 लाख लाते घर पर वो नहीं आया। अगर इसको 1 लाख दलित बेरोजगारों से इसमें अगर हम गुणा कर दें तो वो साल का 56 अरब रुपए होता है। और मैं इसमें 1 करोड़ दलितों से गुणा करने की कोशिश किया तो मेरे कंप्यूटर में और मेरे मोबाइल में वो संख्या आ ही नहीं रही है। तो जो दलित समाज का नौजवान अनपढ़ रह गया या ड्रॉप आउट हो गया हाई स्कूल या कक्षा 8 के पास, बात तो वह तो शहरों में चला गया माइग्रेट करके और पैसा कमा रहा है। वो हर महीने अपने कुछ न कुछ पैसा भेजता है। जो दलित नौकरी में आ गए उनकी तो बल्ले-बल्ले है। पर कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी में आ पाएंगे? तो अगर 10% ही, शायद मैं ज्यादा ही कर रहा हूं, लोग नौकरी में आ रहे हैं तो 90% अपने घरों पर, अपने घर पैसा तो नहीं ला रहे हैं, अपने व्यक्तित्व, अपने पर्सनालिटी का, अपने इंसानियत का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि घर पे लॉस ही हो रहा है। बोझ बन गया। 100 रुपए का डेली लॉस हो रहा है तो 3,000 रुपए का डेली लॉस हुआ उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके कपड़े लत्ते, उनके भोजन पानी पर। और कितने दलित तो ऐसे हैं कि 40 साल की उम्र के भीतर उनकी शादी भी हो जा रही है और बच्चे भी पैदा हो जा रहे हैं। तो एक उनका परिवार बन गया जो जिसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है फैमिली में। तो इस दलित समाज का क्या होगा आने वाले समय में? जो दलित समाज का नौजवान हुक्मरान बनने की बातें कर रहा है, शासन करेगा देश पर, वगैरह वगैरह की बातें करते रहते हैं, रैलियों में जाते हैं, भाषण सुनते हैं, फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, तमाम तरह के विचार विमर्श में हैं, लेकिन वह अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। 40-45 साल के बाद तो कुछ न कुछ करते ही हैं घर पर, लेकिन ये 15 साल का जो गैप हो गया, लाखों लाख दलित जो है, दलित समाज के भीतर जो पैसा आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। सर इसके लिए करना क्या चाहिए? क्या सीमाएं हैं? किस ढंग से करें कि वो चीजों को यूटिलाइज कर पाए, उनकी अंडर एनर्जी जो है वो एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज हो? अब देखिए, जैसे दलितों में बहुत सारी कैटेगरी हैं। दलित जो शहरों में रहने वाला है, दलित मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनका तो काफी हद तक ठीक है मामला। जो शहरों में है, छोटी सर्विस वाले हैं, उनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। जो गांव में हैं, जिनके घर कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है, ज्यादा खेत भी नहीं है, तो इस सरकारी उम्मीद पर ये टिके हुए हैं। नौकरी मिलनी है केवल 10% लोगों को। तो अब इन्हें सोचना होगा कि क्या कुछ छोटे-मोटे बिजनेस करके हर दिन 1000 रुपए वो जनरेट कर पाएंगे कि नहीं। अब यह उन्हें सोचना होगा। समाज में बहुत सारे अवसर हैं,
आप बाजार में निकल जाइए, आप सुबह वॉकिंग के लिए निकल जाइए शहरों में, देखिए कितने लोग कितने तरह के बिजनेस में हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है, जो दलित नहीं पढ़ पाया वह तो शहरों में आता है, कोई भी काम कर लेता है, उसे कोई शर्म नहीं आती है कोई काम करने में। पर जो दलित बीए, बीएड, बीटीसी, एमए वगैरह कर लिया है, इस श्रेणी का दलित न तो इधर का है न तो उधर का, मतलब न तो सरकारी नौकरी में जा पा रहा है और न तो वह मजदूरी का काम कर पा रहा है जो अनपढ़ दलित कर पा रहा है। तो अब ये जो है एक बड़ी विडंबना है, और चूंकि दलित समाज में इन विषयों पर कोई डिस्कोर्स नहीं है, इसकी अगर 1 लाख दलित एक जिले में पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हैं, तो समाज को कितना बड़ा लॉस हो रहा है। चूंकि दलित समाज अपनी इकोनॉमी के बारे में बातें नहीं कर पाता है, दलित समाज को धन संग्रह में, मनुस्मृति में मनाही है। दलित समाज को गोल्ड, आज भी गोल्ड नेकलेस पहनने पर, गोल्ड की चेन पहनने पर 2 साल पहले गुजरात में एक दलित पर हमला हो गया। दलित को धन संग्रह करने के लिए समाज में अनुमति नहीं थी पहले। बाबा साहब साइमन कमीशन को ये बताते हैं कि किस तरह से बॉम्बे में एक महार लेडी वाटरमेलन बेच रही थी सड़क के किनारे बैठ करके, उसकी कॉलोनी का कोई आदमी पहचान लिया और उसने पुलिस में जाकर रिपोर्ट दाखिल कर दी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो बाबा साहब एक लंबी लिस्ट बनाते हैं जो है, और वो कहते हैं कि दलितों को किस तरह से किस किस जगह पर धन संग्रह और सोने वगैरह का अधिकार नहीं था। तो अगर कोई दलित यह सोचता है कि वह मनुवाद का विरोधी है, तो उसे पैसा बनाना चाहिए, उसे बिजनेस करना चाहिए। टाटा के लोग नमक बेचकर अपना बिजनेस शुरू किए। हमने अभी एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है, दलित नोट पावर, एक छोटा सा चैनल, तो उसमें इन बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं। आप देखिए पारसी लोगों के, आप गूगल करिए, या जो आपके दर्शक अम्बेडकर नामा देखते हैं वो गूगल करें पारसी सरनेम्स, तो बाटली वाला, बाटली का मतलब क्या, दारू की फेंकी हुई बॉटल या दवा की फेंकी हुई बॉटल। जब ये लोग ईरान से आए भागकर इंडिया में, तो किसी ने बॉटली का दुकान कर लिया, कबाड़ी का काम शुरू करके। दारू वाला कोई दारू ही बेचने वाला, लक्कड़ वाला कोई लकड़ी बेचने वाला। इस तरह से टाटा के लोग नमक से काम शुरू कर दिए। तो पैसा जो है, कुछ पैसे जो जातिगत हैं उनसे, उनमें दलित समाज को दोबारा नहीं जाना है, नहीं जाना चाहिए। पर हजारों हजार पैसे हैं जिनसे पैसा जनरेट किया जा सकता है, और जो दलित पैसा कमा रहा है अपने उद्यम से, वही मनुवाद का विरोध कर रहा है। तो क्योंकि दलित समाज में दलित इकोनॉमी पर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है या मुद्दा नहीं है। आप डॉक्टर रतनलाल साहब के साथ जुड़े हैं, बताइए कहीं कोई ऐसा सेमिनार या सम्मेलन हुआ हो जिसमें रतनलाल साहब को स्पीकर के रूप में बुलाया गया हो, जिसका विषय है व्हाट इज दलित इकोनॉमी या हाउ टू बिल्ड दलित इकोनॉमी। सरकारी नौकरी, एमएलए, एमपी की
पोजीशन के अलावा दलित समाज में इन सब चीजों पर कोई डिस्कोर्स ही नहीं है, कोई गपशप ही नहीं है, कोई विचार विमर्श ही नहीं है। तो जो दलित बीएड कर लिया है, बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद, वह सोचता है कि यह काम उसकी प्रतिष्ठा से नीचे का है और इस झूठी मान प्रतिष्ठा के चक्कर में वह अपनी पूरी जवानी अनइकोनॉमिकल बना करके जीते हैं। और कितने लोग तो अपने पेरेंट्स के ही कमाई पर अपने बच्चों को पालते हैं। तो हम समझते हैं कि इसका हल तो सबसे पहले दलित समाज के दिमाग में निकलना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई दलित 25 साल का हो गया है और फिर भी यह तय नहीं कर पा रहा है कि नौकरी नहीं मिली तब क्या करें, 100 में से 90 दलित समाज पर एक तरह से भार हैं, क्योंकि उनकी क्षमता का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो पहले तो दलित समाज के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सारे दलितों को नौकरी नहीं मिलेगी और अब तो नौकरी भर्तियां ही बंद हो गई हैं। अब तो कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब दिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की सत्ता है इस समय भारत में, वह हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रयास में उसको भारतीय गणतंत्र को तोड़ना पड़ रहा है। और भारतीय गणतंत्र को तोड़ने के में सबसे बड़ा बाधक संविधान है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। दोनों में बाबा साहब का दिमाग है लगा हुआ। तो अगर आरबीआई को तोड़ दिया जाए तो बाबा साहब का बनाया रिपब्लिक टूटेगा, कमजोर होगा, संविधान कमजोर होगा। तो इस तरह की, इसलिए सरकारी नौकरियां बंद करो, पब्लिक सेक्टर बंद करो, बैंकों का जो है प्राइवेटाइज करो। हाँ, बड़ी बड़ी खरबों रुपए वाली ओएनजीसी जैसी कंपनियों को झटका देकर के इतना छोटा बना दिया गया। तो अब तो दलितों की राह और भी मुश्किल है। जी, मैं यही समझना चाहता हूँ सर, सरकार एक तरफ जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वो आरक्षण को खत्म नहीं कर रही है, वो नौकरियों को ही खत्म कर दे रही है। ना नौकरी रहेंगी ना आरक्षण की बात आएगी। बिल्कुल। वो सरकारी चीजों को, सरकारी पब्लिक सेक्टर को ही वो खत्म कर देने की फिराक में है, जिससे न पब्लिक सेक्टर रहेगा ना आरक्षण की बात रहेगी। ऐसे में नौकरी पाना कितना आसान और उसके जगह जो है या कितना मुश्किल होगा, या फिर उसके जगह दूसरी रास्ते या दूसरे रास्ते क्या हो सकते हैं जिसकी तरह से वो दलित जो है, बहुजन जो है, वो जीविकोपार्जन कर सके, वो अपना इकोनॉमी जनरेट कर सके। और दूसरी बात जो है, एक बार आपने ये सलाह दी थी कि जितने भी दलित रोजगार में है, सरकारी सेवा में है, वो 1 रुपया 2 रुपया करके भी कलेक्ट करे तो दलित बैंक बन सकता है, जो दलित युवाओं को लोन देकर या फिर किसी भी तरह से आर्थिक मदद करके उनको अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। तो इस सब मामलों को कैसे ये किया जाए, डेवलप किया जाए? देखिए, दलित समाज के दिमाग में 2-3 चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं बची है जिससे हम सरकारी संपत्ति का प्राइवेटाइजेशन होने से हम रोक सकें। बिल्कुल। अब यह लड़ाई लंदन, न्यूयॉर्क की सड़कों पर तय होगा। इतना बदनाम दुनिया भर में बीजेपी को कर दिया जाए कि लोग इस पर थू-थू करें। तो एक बात तो यह है। दूसरी बात, दलितों का गोल्डन पीरियड अब जा रहा है। हमें याद है कि इंजीनियरिंग करने के बाद 80s में हमारे कजिन ब्रदर थे, 5 नौकरियां उनके पास आ गई पब्लिक सेक्टर से। जब 89 में राजीव गांधी का स्पेशल भर्ती अभियान चला था, जिसमें लाखों लाख दलितों को रोजगार मिला, 4-4, 5-5, 6-6 नौकरियां जेएनयू में हम थे, वहां देख रहे थे, लोगों के पास आ जाती थी। तो वह युग अब ढलान पर है। दलित समाज के दिमाग में यह
बात आ जानी चाहिए। दलित समाज का जहां तक पैसों का संबंध है, एक दूसरे पर कोई किसी का ट्रस्ट नहीं है। दलित समाज के जो लोग 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए का टिकट खरीदना चाहते हैं लोकसभा या राज्यसभा में जाने के लिए, वह दलित बैंक के लिए 10,000 या 10 लाख देने में प्रॉब्लम है। वही पूछते हैं कि क्या भरोसा ये लूट ले जाएंगे, भाग जाएंगे पैसे लेकर के। तो वह भी नहीं होने वाला है। और जो दलित अफसर हैं, उनके बच्चे बेरोजगार ही मर जाएंगे या तो अफसर बनेंगे। अफसर बनने के चांसेस बहुत कम हैं। और कोई यह सोचे कि 37 साल, यूपीएससी में 37 साल की उम्र तक आप आईएएस बन सकते हैं ना। बिल्कुल 37 साल की उम्र तक लोग लिख रहे हैं, लाखों लाख लोग लिख रहे हैं ये परीक्षाएं। वहां पर सिलेक्शन हर साल 110-15 का हो रहा है शेड्यूल कास्ट का। इसके बाद लोग स्टेट सर्विस में जाते हैं, जहाँ 43-45 साल तक आप लिखते रहते हैं। फिर उसके बाद अगर वो सोचें कि चलो अंबेडकर नामा में हमने एक बहस सुनी थी, हम बिजनेस शुरू करते हैं, तो 43 साल की उम्र तक, यानी 21 साल में आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए या हो जाता है अक्सर। तो 20 साल तक आप परीक्षाएं देते रहे, सफल नहीं हुए, तो क्या बिजनेस सबसे आसान चीज है कि यहाँ आके सफल हो जाएंगे? वो तो उसके लिए बिल गेट टाइप का कदम रखना होगा ना कि मैं 20 साल का हो गया और मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूं, मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा। तो आप कोई छोटा बिजनेस शुरू करिए, 1000 बिजनेस हैं। आप बाहर निकलिए घर से, आप देखिए 1000 बिजनेस हैं। और अगर शर्म आ रही हो तो बुर्का बांध लीजिए और कोई भी काम शुरू कर लीजिए। तो यह बात दलित समाज के दिमाग में तब आएगी, जो मेरा असेसमेंट है, जब दलित समाज डूबते डूबते पानी उसकी नाक के पास आ जाएगा। तब दलित समाज का नौजवान अपना जो है लाज और लिहाज और शर्म को फेंकेगा और बोलेगा चलो पैसे का पीछा करते हैं। और पैसे का लेट अस हंट फॉर मनी, ब्लैक लोग बोलते हैं। बिल्कुल। कोई पूछता है किसी ब्लैक नौजवान से, इतनी तेजी से कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? आई एम ऑन ए मनी ट्रेल, आई वॉन्ट टू हंट डॉलर्स। तो जिस महात्मा गांधी जी से हमारे वैचारिक भेद हैं, तो अब महात्मा गांधी जी तो देश की चेतना में चले गए हैं। तो महात्मा गांधी की फोटो वाली नोट आपके पर्स में होनी चाहिए। अब महात्मा जी से लड़ने का यह एक नया तरीका आजमाना चाहिए। महात्मा जी, यू आर इन माई पॉकेट्स। और मनी हंट, पैसे का शिकार, हमें अपने बच्चों में संस्कार के रूप में जब वो बोलना चालना शुरू कर दें तभी से करना चाहिए। Exactly. और जो दलित आंदोलन है, दलित मूवमेंट चलाने वाले संगठन लोग हैं, उनको इस बात का एहसास अपने समाज में जाकर कराना होगा कि नौकरी गई और उसे इस प्रोसेस को रोकने की हमारी क्षमता भी नहीं है। अब हम जो 2 अप्रैल टाइप का की क्रांति इतिहास में 100 साल में एक बार आती है। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट 100 साल में एक बार होता है। कई संगठन भारत बंद का नारा दिए, दोबारा ये नहीं हो पाया। हम उस दिन गुजरात में थे, गुजरात के भावनगर में थे। और भावनगर में हम जिस होटल में रुके थे, लोग आ गए, फोन आने लगा, प्रसाद जी आप गेट बाहर निकल आइए, हम गाड़ी लेके आ रहे हैं, चलना है वहां पर आंदोलन में।
भावनगर बताइए 200 किलोमीटर दूर होगा मध्य प्रदेश से, समुद्र के किनारे, उसके बाद अरब सागर है, उसके हम्म, बाद पाकिस्तान है। हम्म, तो वह दलित यूथ एक कारनामा कर दिया, दलित मिडिल क्लास जो उसमें शामिल नहीं हुए लेकिन मन से वह भी सड़क पर थे। हम्म, तो वो हमारा वो एक शो था, वो हो चुका है। अगर पैसे के शिकारी दलित समाज के लोग नहीं बनेंगे तो फिर दलित परिवारों में भी सिक्योरिटी गार्ड पैदा होंगे, दरोगा और सिपाही और आईपीएस अफसर नहीं पैदा होंगे। सर समझनी होगी। यह बात हमें गांठ की तरह से बांध लेना चाहिए। इन सब मामलों में सर दलित आंदोलन को की जब बात आती है, या तथा कथित दलित चिंतकों की बात आती है, तो इन सबों ने समाज को, दलित और बहुजन दोनों समाज को ठगा है। नेताओं ने तो जबरदस्त ठगा, उनसे वोट लिया, उनके लिए काम नहीं किए, उनकी आवाज नहीं बने। वो जो है एक स्टिक पपेट बनकर रह गए कि जैसा हमारे मालिक बोल रहे हैं वैसा ही बोलना है। और तथा कथित जो चिंतक रहे, उन्होंने केवल दलित चेतना और बाबा साहब का नाम लिया, लेकिन उनकी विचारधाराओं पर काम नहीं किया। केवल बाबा साहब सामाजिक उत्थानकर्ता नहीं थे, वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे। उनकी ही देन है कि आरबीआई आज हमारा काम कर रहा है। उस दिशा में दलित चिंतक अभी तक भी अग्रसर नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिक लेवल पर जो है जितनी काम होना चाहिए, जितनी चेतना फैलाना चाहिए, नहीं फैल पा रही है। इसके पीछे किसे कितना दोषी मानते हैं? देखिए उसमें हम सब भी दोषी हैं। मैं खुद भी देश जो इसका दोषी हूँ। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया, मैंने पढ़ाई में मैं कमजोर नहीं था, मैंने कहीं नौकरी नहीं की। ये बात मुझे जो है 30 साल पहले जब मैं पहली बार लिखना शुरू किया तो मुझे कहना चाहिए था। मैंने शुरू किया थोड़ा लेट में, लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि दलित कैपिटलिज्म, दलित करोड़पति, दलित के पास अंडरवियर पहनने को नहीं है, रात को दिन को खाने को के पैसा नहीं है, चंद्रमा प्रसाद निकले हैं दलितों को करोड़पति बनाने। हम्म, ये अपने लोग ही मुझसे कहते थे। हम्म, तो अगर कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति दलित कैपिटलिस्ट जैसे एक्सप्रेशन से हम्म, परेशान हो तो बात समझ में आती है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि इनके पास धन दौलत नहीं होनी चाहिए। हम्म, हम्म, पर दलित भी अगर इस बात से नाराज हो कि चंद्रभान प्रसाद ये दलित कैपिटलिज्म की बात क्यों कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि या तो लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा नहीं है, हम्म, और या तो सवर्ण समाज का जो व्यापक इंटेलेक्चुअल जो अम्ब्रेला है हम्म, उसके नीचे सब लोग ग्रो किए हैं, और इसलिए दलित पूंजीपति बने, दलित मर्सिडीज में चले, दलित हेलीकॉप्टर खरीदे। यह बात कहते ही जो मनुवादी लोग हैं उनके मन में एक परेशानी पैदा हो, उन्हें पसीना होने लगे, यह बात तो समझ में आती है। हम्म, लेकिन दलितों में अगर कुछ लोग इस बात से परेशान होते हैं तो ये बात तो समझ से बहुत परे है। और यही वजह है कि दलित इकोनॉमी की बात आज कहीं नहीं होती है, और दलित इकोनॉमी की बात कहने वाले का लोग पीछे पीछे उपहास उड़ाते हैं। ये देखो सूट कहीं से मिल गया इनको, बिल्कुल। लगता है लॉन्ड्री वाले से उतार लेके आए होंगे पहन करके, हम्म, बोल रहे हैं कैपिटलिस्ट बनो, कैपिटलिस्ट बनो। अरे हम तो कह रहे हैं 5,000 रुपए से बिजनेस शुरू हो सकता है। बिल्कुल। तो ये है, ये अब इसका कोई हल नहीं है इतना आसानी से। सर इसको हम ये मोटा मोटी ये कहा जा सकता है, या इसको अगर हम कंक्लूड करें तो इस ढंग से कहा जाए, दलित के सामने काफी चुनौतियां हैं। एक तरफ नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां नहीं जा रही हैं, सर्विस सेक्टर ही खत्म हो रहा है, बंद होते जा रहा है, नौकरियां मिलनी बंद हो गई हैं। तो उनको कहीं ना कहीं रोजगार की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा, रोजगार की ओर नई दिशाएं, नए आयाम को खोजना पड़ेगा। इसमें एक दलित का हाथ दूसरे दलित को थामना पड़ेगा।
और दलित चिंतकों को भी ये चाहिए कि वो जो है दलित समाज, सामाजिक उन्नयन के साथ साथ आर्थिक उन्नयन की भी बात करें, बार बार बात करें। और आवाज जाने से धीरे धीरे ही परिवर्तन होती है। समाज एक बार में नहीं बदलता है, उसको बदलने में टाइम लगता है, लेकिन उनको वो आवाजें बार बार देनी पड़ेंगी, सुनानी पड़ेंगी, क्योंकि मनुस्मृति जो है एक दिन में ये डेवलप नहीं हुआ है, इसको भी डेवलप होने में हजारों लाखों साल लग गए हैं। तो हमको देखिए भी हम अपनी अभी बात। जी। अब अभी हम जा रहे हैं अ, उत्तर प्रदेश के गांवों के भ्रमण में, हम्म। और बहुत सारे दलित नौजवानों से हम मिलेंगे, हम मिलते भी रहे हैं, 1 महीने पहले भी गए थे हम। जी। तो जो बेरोजगार दलित है, हम्म। उसके दोनों हाथ काम नहीं करते हैं, दोनों पैर नहीं काम करते हैं, दिमाग कितना काम करता है पता नहीं, लेकिन जुबान बहुत काम करती है। जुबान कैंची की तरह से चलती है। हाँ, ये करेंगे, वो करेंगे, ये लड़ाई, वो लड़ाई, जाना है परसों रैली में, दिखा देना है इनको, वो कर देना है, और हम्म। शाम को 100 रुपए कमा कर नहीं ला रहे हैं। बताइए, ये जिस देश के लाखों लाख युवा 25 साल की उम्र के बाद भी अपने बुजुर्ग माता पिता के श्रम पर जीवन जी रहे हों, हम्म। तो वह कितना भी लंबा जीभ निकाल करके और बड़ी बड़ी बातें कर लें, मैं समझता हूं यह एक हताश समाज का यह एक जो है रिफ्लेक्शन है। और इस हार्ड हमारी बातों से लोगों को थोड़ा तकलीफ भी हो जाती है। हमने अपने जीवन में देखा है कि जब आप दलित सम्मेलन में जाइए या स्पीकर के रूप में जाइए, तो हम्म। लोग बाबा साहब की वाहवाही सुनना चाहते हैं, और हम्म। दलित समाज कितना ग्रेट है, कितना ऊंचा है, कितना समझदार है, और हम्म। ये बातें कहिए तो लोग खुश खुश होते हैं, ताली बजाते हैं। और अगर उनसे ये आलोचना और कह दीजिए समीक्षा कि नहीं होनी चाहिए। अगर आलोचना उनसे ये और कह दीजिए समीक्षा कि से आप, नाराजगी आ जाती है सामने। देखिए हम तो आलोचना भी नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं दिल्ली है। जी। हम कानपुर को दिल्ली कभी नहीं कहेंगे, हम कानपुर को हम्म। हमेशा बोलेंगे कानपुर है। हम्म। लखनऊ को हम लखनऊ ही बोलेंगे, हम हम्म। कभी नहीं बोलेंगे लखनऊ दिल्ली है या दिल्ली को लखनऊ बोलेंगे। हम तो आलोचना भी नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर दलित समाज का नौजवान बेरो, बेरोजगारी के जीवन में अपनी जिंदगी काट देगा तो हमारे समाज पर भार हम्म। है। तो चलिए, शायद कुछ कुछ लोगों को ये बात समझ में आनी समझ में चाहिए, आएगी आज सर, धीरे आनी धीरे ही चाहिए, समझ में आएगी, लेकिन समझ में आएगी। और आएगी कि दलित समाज का गोल्डन पीरियड जा रहा है, हम्म। या सिल्वर पर रुकेगा हम्म। या ब्रॉन्ज पर रुकेगा, ये पता नहीं है। पर अगर इसका हल दलित बस्तियों में विचार गोष्ठी या जो है बहस में अगर नहीं जाता है, हम्म। तो फिर आप 2035 तक देख लीजिएगा दलित समाज की स्थिति क्या होगी। धन्यवाद, आपने हमें अपने कार्यक्रम में बुलाया अमर साहब। जी सर, आपका आगे भी भी हम थैंक लोग यू। बातें जी, करते आपका भी रहेंगे। धन्यवाद सर। हाँ, प्रोफेसर रतन लाल से बात हुई है कि अगली हम्म। बार बाबा साहब के वॉल्यूम नंबर 10 के रहस्य पर से पर्दा उठाया जाएगा। जी सर, तो देखना ना भूलिए। अगली बार जो है चंद्रभान प्रसाद सर से और रतनलाल सर खुद बात करेंगे, और बाबा साहब के 10वें वॉल्यूम से पर्दा भी उठेगा। तो ये थे चंद्रभान प्रसाद, और ये जो है वरिष्ठ चिंतक रहे हैं, और इन्होंने अपनी समीक्षा चिंता जाहिर की है दलित नौजवानों को लेकर। दलित नौजवान को ये सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए कि जब तक आपका आर्थिक उन्नयन नहीं होगा, तब तक सामाजिक उन्नयन भी नहीं हो पाएगा, या उसमें अड़चने और मुश्किलें आएंगी। तो हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले थैंक यू। एपिसोड में। थैंक थैंक यू।